हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, देवगी टॉर्क ट्रांसफर सिस्टम्स लिमिटेड गाइस, इस कंपनी का आईपीओ कल के दिन ओपन हुआ था और आज इसका डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन किया जा रहा है, जिसमें हम लोग डे 1 का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे देखेंगे। लेटेस्ट अभी जीएमपी क्या चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा और इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। गाइस, ये जो आईपीओ है ये एक मेन लाइन आईपीओ है, बहुत ही लंबे टाइम के बाद एक मेन लाइन आईपीओ भी आया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो गाइस, जैसा कि देख सकते हैं 1 मार्च को ये आईपीओ ओपन किया गया था, मतलब कल के दिन। 2 मार्च आज चल रहा है और 3 मार्च कल के दिन ये क्लोज हो जाएगा। 3 दिन का आईपीओ है। 5 रुपीज़ का फेस वैल्यू और 560 टू 590 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड रखी गई है। इशू लॉट साइज 25 शेयर्स का। इशू साइज 412 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू 180 करोड़ का किया जाएगा। बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड होगा। पी रेशियो 35.16 टाइम का है। मार्केट कैप 1804 करोड़ का मार्केट कैप है। क्यूआईबी को 75% का ऑफर दिया गया है। एचएनआई को 15% और रिटेल कैटेगरी को 10% का ऑफर दिया गया है। मतलब कि यहाँ पे मेनली जो कंपनी फंड रेज कर रही है ये क्यूआईबी के मतलब कि अलॉट करके कंपनी अपना फंड रेज कर रहा है, जो कि मेनली क्यूआईबी को ही जो है सो यहाँ पे ऑफर दिया गया है। अगर हम बात करें अलॉटमेंट का, तो 9 मार्च को अलॉटमेंट किया जाएगा, 10 मार्च को रिफंड रिलीज किया जाएगा, 13 मार्च को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, 14 मार्च को लिस्टिंग डेट रखा गया। अमाउंट 14,750 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। प्रोमोटर होल्डिंग 67.18% की प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही है और पोस्ट इशू यहाँ पे अभी डिसाइड नहीं किया गया। यहाँ पे अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन स्टेटस का, देखा जाए तो 1 मार्च का डेटा शाम को 5 बजे रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें से क्यूआईबी कैटेगरी से एकदम सब्सक्राइब नहीं हुआ है, ना के बराबर। एचएनआई कैटेगरी से जो कि एवब 10 लैक्स है, यहाँ पे 0.404 टाइम का सब्सक्राइब और बिलो 10 लैक्स 0.09 टाइम का सब्सक्राइब है। टोटल यहाँ पे 0.06 टाइम का सब्सक्रिप्शन, जो कि ये भी बहुत ही कम रेयर जैसे सब्सक्राइब किया गया। रिटेल कैटेगरी के द्वारा 0.6 टाइम का सब्सक्रिप्शन है, जो कि यहाँ पे टोटल 0.12 टाइम का, लगभग 12% के आसपास ये सब्सक्रिप्शन है। उतना कुछ खास इस आईपीओ में इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा है इन्वेस्टर्स के द्वारा। अब बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। देखिए, इसके अगर हम लोग कंपनी के बारे में बात करें तो बहुत पुरानी कंपनी है, 1964 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, जो कि दीपकी कंपनी जो है ये ऑटोमोटिव कंपोनेंट एंटिटी में बिजनेस करती है, जिसमें यहाँ पे कंपनी को बहुत सारे ऑटोमोटिव कंपोनेंट एंटिटीज है इंडिया के अंदर, जो कि जैसे सिस्टम लेवल ट्रांसफर केसेस, स्टॉक कूपलर्स, डच डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सॉल्यूशंस का कंपनी जो है डेवलप करके इसका डेवलप करती है और प्रोवाइड भी कराती है एक कैपेबिलिटी के साथ इंडिया के अंदर। मतलब कि गाइस, और इसके साथ कंपनी जो टॉर्क कपलर्स का जो है ओनली मैन्युफैक्चरर है इंडिया के अंदर, जिसमें यहाँ पे वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है, जिससे कंपनी यहाँ पे ट्रांसफर केस सर्विसेज जो होता है सिस्टम जो है उसको सप्लाई करती है ऑटोमोटिव ओईएम को इंडिया के अंदर। प्लस ट्रांसफर केस सिस्टम्स का जो है पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स का इंडिया में एक लार्जेस्ट सप्लायर भी है। इसके साथ साथ कंपनी जो है ग्लोबल इंडिया से ग्लोबल ओईएम को भी कंपनी जैसे ट्रांसफर केसेस जो है एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करता है, जो कि सिंगल कंपनी है ये, जो कि ग्लोबल में भी कंपनी इंडिया से ट्रांसफर ये एक्सपोर्ट करती है। अगर हम बात करें इस कंपनी के बारे में, तो कंपनी जो है यहाँ पे 4 तरह का कंपनी वाइड रेंज यहाँ पे रेंज जो है 4 तरह का रेंज है यहाँ पे, जो कि कंपनी मैन्युफैक्चर और सप्लाई करती है अपने प्रोडक्ट को। जैसे टॉर्क ट्रांसफर सिस्टम, जो कि इसमें 4 व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड है। सिंक्रोनाइज सिस्टम्स करती है यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन और डीसीटी के लिए। और इसके बाद कंपनी जो है इन दोनों चीज़ों, जो कि टॉर्क ट्रांसफर सिस्टम्स और सिंक्रोनाइजर सिस्टम्स जो होती है, इन दोनों को मैनुअल ट्रांसमिशन डीसीटी ईवीज में, मतलब कि मैनुअल ट्रांसमिशन और डीसीटी ईवीज में कंपनी जो है टॉर्क ट्रांसफर जो इन सभी चीज़ों को यहाँ पे जो सो प्रोडक्ट जो सो कैटेगराइज करके इसके कंपोनेंट्स को तैयार करता है। और इसके बाद अगर देखिएगा तो इनके पास जो डेवलप करता है कंपनी ट्रांसमिशन सिस्टम्स, जो कि ईवी के लिए डीसीटी सिस्टम्स और रियर व्हील ड्राइव मैनुअल ट्रांसमिशंस को भी कंपनी जो है यहाँ पे डेवलप करती है। अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो गाइस, तो ये जो है इसके जो क्लाइंट्स हैं, लगभग टाटा मोटर्स, फिर महिंद्रा, टोयोटा, ये बड़े बड़े क्लाइंट्स इस कंपनी के, मतलब कि कंपनी जो है इस कंपनी के क्लाइंट्स है। अगर हम इसके फिनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए 20 में 303 करोड़ का एसेट्स था, 170 करोड़ का रेवेन्यू, 28 करोड़ का प्रॉफिट, 50 करोड़ का डेट था। 21 में 362 करोड़ का रेवेन्यू, 195 करोड़ का रेवेन्यू 362 करोड़ का एसेट्स था और 195 करोड़ का रेवेन्यू था, 38 करोड़ का प्रॉफिट और 26 लाख का डेट था। यहाँ पे 20 में डेट बहुत ज़्यादा था, जो कि 21 में डेट को पूरी तरह से कंपनी ने पे कर दिया है।
22 में 405 करोड़ का एसेट्स था, 241 करोड़ का रेवेन्यू था, 46 करोड़ का प्रॉफिट और 12 लाख का डेट था। तो फर्स्ट हाफ 23 में 430 करोड़ का एसेट्स, 137 करोड़ का रेवेन्यू और 25 करोड़ का प्रॉफिट था और यहाँ पे डेट था 50 लाख का। मतलब कि यहाँ पे कंपनी का फिनेंशियल्स अगर देखिएगा तो एवरी ईयर कंपनी जो है अपने फिनेंशियल्स में इंक्रीज हो, चाहे वो एसेट्स हो और या फिर रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट, इन सभी में कंपनी जो है सो हर साल यहाँ पे तेजी देखने को मिला। एक पॉजिटिव साइन है कि कंपनी अपनी डेट को भी पूरी तरह से पे कर दिया है, लगभग कंपनी पे कोई भी डेट अभी देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का बात है, कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के लिए इक्विपमेंट और मशीनरीज का परचेज करना चाहती है, इसके लिए कंपनी को कैपेक्स करना है, इन सभी चीज़ों के रिक्वायरमेंट्स के लिए कैपेक्स करना चाहती है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, इन दोनों के लिए आईपीओ लाया गया। तो वैसे देखिए कंपनी का आईपीओ जो है ठीक ठाक है। यहाँ पे कंपनी जो है एक आईपीओ जो है निश प्लेस में भी जो है सो इस सेगमेंट में जो है एक निश प्लेस क्रिएट कर चुका है और बहुत तरह के ओईएम को जो है सो यहाँ पे के लिए बहुत तरह के प्रोडक्ट्स को जो है सो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करता है, जो कि ये सिर्फ एक ही रूप में, मतलब कि एक ही कंपनी में बहुत सारी चीज़ों को जो है यहाँ पे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। इसके करंट फिनेंशियल्स डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी का जो प्राइस है फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है और लॉन्ग टर्म के लिए कि ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स भी है, मतलब कि ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स के लिए आप लॉन्ग टर्म में जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कंपनी हर साल कंपनी जो है डिविडेंड भी पे आउट करती है, जो कि पॉजिटिव साइन है इन्वेस्टर्स के अंदर, क्योंकि डिविडेंड जो देती है जिससे इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव होते हैं। अब बात करें हम इस कंपनी के प्रॉस और कॉन्स का, तो देखिए स्ट्रेंथ अगर देखिएगा, इसका जो स्ट्रेंथ है, वन ऑफ द वेरी फ्यू सप्लायर्स इन इंडिया हैविंग कैपेबिलिटी टू डेवलप एंड प्रोवाइड डीसी सिस्टम लेवल ट्रांसफर केस स्टॉक कूपलर DCT सॉल्यूशन एंड ट्रांसमिशन सिस्टम्स फॉर EVs अक्रॉस अ वाइड एरे ऑफ ऑटोमोटिव व्हीकल्स एंड जोग्राफीज विथ लीडरशिप अक्रॉस सिलेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरीज। जैसा भी मैंने बताया गाइज कि सिर्फ सिंगल कंपनी है, बहुत ही कुछ ही सप्लायर है, कुछ ही सप्लायर इंडिया के अंदर, ज़्यादा सप्लायर नहीं गाइज, बहुत ही कम सप्लायर, जिसमें से एक वन ऑफ द बेस्ट सप्लायर यही है EVs के लिए। प्लस इसका जो है यहाँ पे रिलेशनशिप बना के जो रखी है अपने सेवरल मार्केट डोमेस्टिक और ग्लोबल OEM के साथ, जो कि अभी मैंने बताया कि टोयोटा, महिंद्रा, टाटा मोटर्स के साथ कंपनी का जो रिलेशनशिप है, जो कि से मार्की कंपनीज है ये सब गाइज, जो कि स्ट्रॉन्ग और वेल इस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप बना के रखा है। अब इसमें देखिए और इसके साथ कंपनी बॉर्ग वार्नर के साथ भी कंपनी जो है यहाँ पे ग्लोबल में यहाँ पे जो है सो बना के रखा है अपना रिलेशनशिप। स्ट्रैटेजिकली जो है कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो है स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, जो कि हाई प्रिसिशन कंपोनेंट्स का जो है प्रोड्यूस करने में कैपेबल है, जिससे कंपनी जो है सिस्टम लेवल डिज़ाइन इंटेंट को मीट कर सके। ये तो थी कंपनी के पॉजिटिव साइन का। अगर हम इसके कॉन्स की बात करें, मतलब डिसएडवांटेज की बात करें, तो बिजनेस जो है लार्जली डिपेंड है इसके लगभग टॉप 5 कस्टमर्स पे, मतलब कि टॉप 5 कस्टमर्स पे कंपनी जो है ज़्यादा डिपेंडेंट है। और इनमें से कोई भी कस्टमर्स अगर कंपनी लॉस करती है, लूज होती है, कोई भी कस्टमर्स अगर कंपनी को मतलब कि दूर हो जाती है, तो गाइस जिससे कंपनी के बिजनेस पे बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट पड़ सकता है। प्लस का अगर सप्लाई में कोई भी डिस्ट्रप्शन भी आता है, इसके की कंपोनेंट्स का सप्लाई, की कंपोनेंट्स हो गया, फिर रॉ मटेरियल्स का कोई भी सप्लाई में जो है अगर डिस्ट्रप्शन आता है, तो इससे भी कंपनी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। प्लस सप्लायर जो कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विसेज जो है इंडिया के ये जो प्रोवाइडर है, जो कि ऑब्लिगेशंस को मीट करता है, तो उसके लिए अगर थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स और सप्लायर्स जो है अगर वो फेलियर होते हैं, तो गाइस जिसमें ही कंपनी के बिजनेस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके रेप्यूटेशन में इसका जो रेप्यूटेशन वो स्टेक में आ सकती है। अब दूसरा डिसएडवांटेज है यहाँ पे कि कंपनी जो है अपना जो एक्सपोर्ट करती है, प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट करता है, जो कुछ कंट्रीज में जो एक्सपोर्ट करती है, उसमें मतलब कि बिजनेस जो है सो यहाँ पे ऑपरेट और ग्रो करने में बहुत ज़्यादा इनएबिलिटी है, बहुत ही मतलब कि असक्षम है गाइस। यहाँ पे मतलब कि उतना ज़्यादा एबिलिटी नहीं कर पा रही है ऑपरेट और ग्रो करने में, जहाँ जहाँ कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है जिस कंट्रीज़ में। प्लस इसका रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स अगर देखिएगा तो यूरोप में इन्फ्लेशन होने के कारण रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट्स का प्राइस जिस तरह से हाइक हुआ है, इससे वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा आ सकती है इसके प्राइसेस में, और अवेलेबिलिटी में भी जो है बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी हो सकता है। और इसके साथ साथ कंपनी कस्टमर पेमेंट्स और रिसीवेबल जो होता है, अगर ये डिले या फिर डिफ़ॉल्ट होती है, इससे भी कंपनी का प्रॉफिट्स में, यहाँ पे रेवेन्यूज़ में, फिनेंशियल्स में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी में तो देखिए कोई भी कंपनी जो होती है वो एडवांटेज के साथ कंपनी में कोई भी नेगेटिव पार्ट्स भी होते हैं, तो नेगेटिव पार्ट हम लोग डिस्कस कर लिए, तो इन सभी कारण से गाइस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन फिर भी गाइस कंपनी ओवरऑल जो है सो अच्छी खासी कंपनी है, लगभग 70 रुपये का GMP देखने को मिल रहा है, 11.86% का लिस्टिंग इन मिलने का उम्मीद है। तो गाइस अब हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।